वंदे मातरम साथियों, आज के इस क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं स्कूल व्याख्याता के जो संभावित पद हैं उनकी चर्चा करेंगे और स्कूल व्याख्याता बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए, उनकी बातचीत अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो साथियों, आप सभी को पता चल गया है सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट आ रही हैं। तो ये मान के चलिए कि यही एक पोस्ट जो वायरल हुआ है, यही आदेश है, लगभग यही पोस्ट रहने वाली है। क्या है? लगभग यही पोस्ट रहने वाली है और स्कूल व्याख्याता की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मित्रों, एक चीज आप ध्यान रखें, और इस प्रक्रिया में हमें बहुत जल्द ही क्या है कि विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। अब बहुत जल्दी विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। अगर हमें स्कूल व्याख्याता बनना है और हम चाहते हैं कि हम स्कूल व्याख्याता बने, तो निश्चित तौर पर हमें मेहनत करनी होगी। हम सबको पता है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। पर ये मेहनत किस रूप में करें, कैसे करें, इन्हीं यानी हमारी आगामी रणनीति क्या हो, इसकी हम बातचीत अपनी इस क्लास में, अपने इस वीडियो में करते हैं। तो सबसे पहले तो साथियों, अपने पद हैं, ये पदों का वर्गीकरण है, ये देख लेते हैं कि पद हमारे यहाँ कितने दिए गए हैं। अब देखिए, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें ये आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि 1462 पद। कितने पद? 1462 पद हैं। ये हिंदी के हैं, यानी ये प्रस्तावित भर्ती में, सीधी भर्ती में पद कितने हैं? 807 पद है। ये 807 पद हैं, ये इतिहास के दिए गए हैं, हिंदी, इतिहास और बाकी इसी तरह से सारे सब्जेक्ट के पद हैं, वो डिवाइडेशन किया गया है। मैं आपको केवल सब्जेक्ट बता देता हूं क्योंकि ये आप सभी के पास अवेलेबल है। अगर ये ऑर्डर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप अलग अलग इसको देख लीजिएगा। देखिए, हिंदी है, इतिहास है, कॉमर्स है, राजनीति विज्ञान है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, गृह विज्ञान है, गणित है, फिजिक्स है, एग्रीकल्चर है, भूगोल है, इकोनॉमिक्स है, समाजशास्त्र है, लोक प्रशासन है, उर्दू है, ये सभी क्या है, चित्रकला है, संगीत है, पंजाबी है, शारीरिक शिक्षा है। ये क्या कि ये सारे पद आ रहे हैं। इसके अलावा थोड़े पद यहाँ कोच फुटबॉल, कोच जिम्नास्टिक, कोच हॉकी, कोच खो खो, कोच कुश्ती, ये भी जारी किए गए जाएंगे। और ये 6000 पदों का जो वर्गीकरण है, ये हमारे यहाँ उपलब्ध है इस आदेश में। ठीक है, अब अपने को क्या देखना है कि बड़े पद, जैसे हम इतिहास पर भी बात करेंगे या कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, कि हमें क्या करना है। साथियों, सबसे पहले तो आप ये जाने कि हम एक गजेटेड ऑफिसर बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम स्कूल व्याख्याता बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें क्या है, एक स्पष्ट सी और सीधी सी रणनीति अपनानी होगी। और रणनीति अपनाने के लिए आप क्या करें, इन चीजों की बात कि एक तो देखिए आप कि क्योंकि इसमें क्या पैटर्न रहेगा कि एक तो फर्स्ट पेपर होगा, पेपर फर्स्ट होना है, और ये पेपर फर्स्ट का हम सभी को पता रहता है कि क्या कुछ है, 75 मार्क्स का ये रहता है। ठीक है, इसके बाद में 75 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 75 क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहता है। और एक होता है पेपर सेकंड, जो क्या है कि हमारा क्या रहता है, पेपर सेकंड 150 क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, 300 का रहता है, यानी टोटल 450 अंक का प्रश्न होता है। इसमें क्या है कि टोटल क्या होते हैं, 10 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 10 भाग होते हैं। और इस वाले पोर्शन में हमारा सब्जेक्ट होता है, जो हमारा विषय है, इस सब्जेक्ट के हमारे 120 प्रश्न आते हैं टोटल 150 में से। और साथ में क्या आता है कि हमारे पेडागोजी आती है, पेडागोजी। और इस पेडागोजी यानी हम सामान्य तौर पर इसको शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान कह देते हैं, और ये मनोविज्ञान अथवा शिक्षा शास्त्र है। इसके 30 प्रश्न आते हैं, ये सभी के लिए कॉमन होते हैं। और यहाँ 10 भाग है, इन 10 भाग में से 75 प्रश्न आते हैं।
अब देखिए साथियों, अपने को एक चीज ध्यान रखनी है। पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो भी अभ्यर्थी हैं जो साहित्य के हैं, किसके हैं, जो अभ्यर्थी साहित्य के हैं यानी लिटरेचर है किसी भी प्रकार का, आपके पास हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, पंजाबी है या और कोई लिटरेचर के आप विद्यार्थी हैं, या आप क्या है कि कॉमर्स स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स, या आप क्या हैं कि साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं, तो ये क्या कि विद्यार्थियों के लिए देखिए सभी के लिए सब्जेक्ट तो महत्वपूर्ण रहता ही रहता है, पर यहां अपने को ध्यान रखना है इनके लिए जो फर्स्ट पेपर है वो विशेष महत्वपूर्ण है। फर्स्ट पेपर क्या है, विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन साथियों के लिए जो साहित्य के साथी है विशेषकर, इनके लिए तो क्या है कि सब्जेक्ट में लगभग सेम ही रहते हैं। कॉमन पेपर आता है, बड़ा इजी सामान्य पेपर आता है इस सब्जेक्ट का साहित्य में, पर फर्स्ट पेपर है वो हमें आगे पीछे करता है। क्या करता है, फर्स्ट पेपर। बाकी एक बात मैं कहूं कि चाहे हम कोई भी सब्जेक्ट के हैं, फर्स्ट पेपर हमें आगे पीछे करेगा, क्योंकि इसमें वैरायटी है, विविधता है, और ये विविधता क्या है कि संपूर्णता किसी में नहीं होती। किसी की कहीं पकड़ अच्छी है तो कहीं कमजोर है, किसी की कहीं पकड़ अच्छी है तो कहीं कमजोर है, यानी 10 सब्जेक्ट है उसमें कुछ न कुछ व्यक्ति का कमजोर रह ही जाता है। तो मैं आपको कुछ एक सुझाव देने जा रहा हूं कि इस भर्ती के लिए आप क्या करें। अब मेरे सुझाव है, इन सुझाव को आप चाहें तो अपने क्या है कि इस तैयारी में रख सकते हैं, आपको ठीक लगे तो, क्योंकि मैं मेरे अनुभव के आधार पर आपको बताना चाहता हूं कि जो पेपर फर्स्ट है, इस पेपर फर्स्ट में आप क्या है कि कोई भी भाग को छोड़े नहीं। क्या करें, कोई भी भाग को छोड़े नहीं। अब यहां मैं यूं क्यों रह रहा हूं, क्योंकि मैं अक्सर विद्यार्थियों को देखता हूं, हमारे साथियों को देखता हूं कि 10 पोर्शन है, इसमें कोई कहता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नॉन इंग्लिश स्टूडेंट जो होते हैं कि इंग्लिश छोड़ दो, क्या है 4 क्वेश्चन तो आने हैं। कोई साथी कहता है कि मैथ मुझे नहीं आती, मैथ छोड़ दो, क्या दिक्कत है, 8 क्वेश्चन तो आने हैं। कोई कहता है मुझे जनरल साइंस नहीं आती, छोड़ दो, क्या दिक्कत है, 5 क्वेश्चन तो आने हैं, है ना। अब देखिए, आप ये देखें कि अगर आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं, आप 10 में से 8 या 7 सब्जेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 10 में से 7 या 8 है ये सब्जेक्ट कर रहे हैं, और आप क्या कि इसमें 2 या 3 है ये सब्जेक्ट छोड़ रहे हैं, मान लीजिए, तो ये आपका गलत डिसीजन है, क्योंकि ये 2 या 3 इनमें मैथ्स लगभग सभी के लिए होता है, और 5 क्वेश्चन पढ़ते के हैं, तो ये क्या है कि क्वेश्चन लगभग कितने बन जाते हैं कि ये 17-18 क्वेश्चन बन जाते हैं। 17-18 से तो पहले ही हम क्या हो रहे हैं, 17-18 से तो हम पहले ही बाहर होने की सोच लेते हैं। अब देखिए मित्रों, यहां अपने को क्या करना है, ये किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखें। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपको गणित नहीं आती, गणित अगर नहीं आ रही है तो कम से कम आप सूत्र लिखकर उसके प्रत्येक जो भी टॉपिक है उसके सूत्र लिखिए, 5-7 पेज में सारे सूत्र इकट्ठे हो जाएंगे, उन्हें आप बार बार पढ़ते रहे। बहुत सी जगह सीधे सूत्र भी आते हैं, कई बार एक आधा क्वेश्चन, और बहुत सी जगह ऐसा होता है कि डिजिट जो हमारे सामने दी होती हैं और सूत्र में रखते ही वो उत्तर आ जाते हैं, क्योंकि उत्तर भी 4 ऑप्शन में दिए होते हैं, हमें पता होता है कि इन चारों में से एक उत्तर है, तो उत्तर आ जाता है। तो सारे सूत्र आप जरूर याद कर लें। जैसे मान लीजिए कि आपको इंग्लिश नहीं आ रही, आप क्या करें, इंग्लिश की जो सामान्यतः जैसे टेंस है, एक्टिव पैसिव है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इनके क्या की सारणी बना ले 1-1 पेज की, और उसे डेली 1-1 बार पढ़ना शुरू कर दें। तो यहाँ क्या कि 4 में से 4 नहीं होंगे अपने, पर 1-2 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर 1-2 भी हम कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, 1-2 भी कर रहे हैं तो ये हमें क्या करेगा, आगे लेके जाएगा। क्या है कि आप महत्व को समझिए साथियों कि 0.001 से भी विद्यार्थी आगे होता है, बाहर होता है, क्या होता है, बाहर हो जाता है। अगर सेम मार्क्स हैं कट ऑफ के, सेम मार्क्स पे भी
DOB से, डेट ऑफ बर्थ से भी कैंडिडेट है वो बाहर होता है, तो एक क्वेश्चन का महत्व कितना होता है इसको आप समझे। पहला तो आपसे यही निवेदन है कि सारे सब्जेक्ट करें, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता है। नहीं आता है उनमें आप 1 2 3 कर लेंगे, आता है उनमें आप पूरे में से पूरी कर लेंगे, पर वो 1 2 3 नहीं आने वाले में करेंगे वो उसमें आप प्लस रहेंगे। तो पहले प्रश्न पत्र पर पहला जो भाग है पेपर फर्स्ट है, इस पर अच्छी से ध्यान दें, ठीक है। इसके बाद में जो भी आपका पेपर सेकंड है, क्या है, पेपर जो भी आपका सेकंड है, इस पेपर सेकंड में क्या करें कि पेपर फर्स्ट में भी आपको स्कूल व्याख्याता के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पढ़ने, पुराने पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र पढ़ने। पेपर सेकंड का जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के जितने भी पीछे जो पेपर्स हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हुए हैं, उनको जरूर पढ़ें टॉपिक वाइज। जिस टॉपिक को भी आप कर रहे हैं, उस टॉपिक को करते समय आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के पिछले वर्षों में कैसे प्रश्न हमारे इस स्कूल व्याख्याता में पूछे गए थे। अगर ये हमें पता होगा तो निश्चित तौर पर जब हम पढ़ेंगे और हमें याद होगा, तो एक तो हमारे में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के साथ साथ में क्या होगा कि हमें यह भी लगेगा कि हम जो बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे हैं, यानी जो पढ़ते जा रहे हैं वो सही दिशा में पढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीजें तो कॉमन, मैं बहुत सी चीजों में बात कर चुका हूं, आप बार बार यही मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको आप फॉलो करें, ठीक है। पर यहां क्या है कि अपने को एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमें अन्य चीजें क्या फॉलो करनी है। ये तो सामान्य से पेपर्स की बात होगी। एक अभ्यर्थी होता है, एक कैंडिडेट होता है, एक एस्पिरेंट होता है, उसके क्या है, अभ्यर्थी को क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला काम है जो हम सभी कहते हैं और हम सभी को पता है कि सोशल मीडिया से दूरी। अब देखिए, सोशल मीडिया से दूरी किस रूप में बनानी है। सोशल मीडिया से आप जितने ज्यादा दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। पर यह भी ध्यान रखें साथियों कि आज ऑनलाइन के जमाने में अगर हम टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, हम बैच ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, या कोई ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, कुछ भी कहीं भी देख रहे हैं, तो आप क्या है कि ये निश्चित करें कि इससे दूरी बनानी है। पर दूरी बनाने के साथ साथ में आपको आप ये पता होना चाहिए कि मेरा ये सिलेक्टेड यूट्यूब चैनल है, इस पे मैं ये चीज मुझे ये देखना है, ये मेरा ऐप है, इस ऐप में मेरे को ये कोर्स देखना है। यानी सोशल मीडिया से दूरी का मतलब है कि इनको तो आप बनाए रखें। दूरी किससे बनानी है? दूरी आपको बनानी है फेसबुक से, दूरी आपको बनानी है व्हाट्सएप से। ये क्या है कि ये हमारे को क्या करते हैं, ये हमारा टाइम कंज्यूम करते हैं, तो इनसे दूरी बनाइए। कुछ एक अपने लिए पॉजिटिव जो चीजें हैं, जैसे हम कोई यूट्यूब चैनल पर लगातार देख रहे हैं, वहां अच्छी गाइडेंस मिल रही है, हम प्रॉपर उसको फॉलो कर रहे हैं, हमारे प्रॉपर रणनीति नहीं बन पाती उसके बिना, या हम क्या है कि ऐप में कोई भी किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज किसी भी ऐप में ज्वाइन कर रखी है, कहीं भी कोई बैच ज्वाइन कर रखा है, तो प्रॉपर उसको आप देखें। इतना तो हमको करना है, पर ये अनावश्यक चीजें हैं, इनको हमें छोड़ना है। और दूसरा साथियों, ये आप मान के चलें कि आप राजपत्रित अधिकारी बनने के लिए क्या 5 या 6 महीने मेहनत नहीं कर सकते? क्या है कि 5-6 माह मेहनत नहीं कर सकते पूरी जीवन अपना सुधारने के लिए? तो आप क्या करें, ये आपको गधों वाली मेहनत नहीं करनी है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको घोड़ों वाली मेहनत करनी है। और घोड़ों वाली मेहनत के लिए क्या करना है कि प्रत्येक टॉपिक का हमें, जो भी टॉपिक है उसकी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर पढ़ते हुए और वहां से टॉपिक की स्टडी करनी है, और जो भी आपको सही लगे उनको एक सही तरीके से फॉलो करना है। और आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्या करना है कि आप पढ़ते जाएं, पढ़ने के साथ में आपको का रिवीजन जो है, क्या चीज है रिवीजन, यह रिवीजन है, यह नियमित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियमित होना चाहिए रिवीजन। ध्यान रखें कि पढ़ना तो है ही, पढ़ने के साथ साथ में हमें पेज भी पढ़ते रहना चाहिए। जो पीछे हमने कर लिया है
उसको छोड़ना नहीं है, उसको कुछ इस तरह का शेड्यूल आप बना सकते हैं कि एक तो क्या करें कि एक तो आप डेली पढ़ना शुरू करें तो पीछे के पेज पढ़ सकते हैं, या आप क्या करें जैसे 1 से 6 यानी क्या है कि सोमवार से शनिवार आप पढ़िए। क्या करें, सोमवार से शनिवार आप पढ़िए और रविवार आप इसलिए रख लीजिए कि जितना सप्ताह में पढ़ा है इस सप्ताह में रविवार को क्या करूंगा, मैं रिवीजन करूंगा। तो रविवार आप रिवीजन के लिए निश्चित कर दीजिए। क्या कर दीजिए, रविवार निश्चित कर दीजिए। यानी बार बार रिवाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लगातार पढ़ते जा रहे हैं, पीछे रिवाइज नहीं हो रहा, वो हम भूलते जा रहे हैं। आप 5 से 6 दिन जितना पढ़ रहे हैं एक सप्ताह में उसे रिवीजन कर दें, और फिर पीछे जो स्टार्टिंग से आगे जब भी रिवीजन करें तो सारे का रिवीजन करना है। ऐसे नहीं है कि हमने 1 वीक में पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। तो रिवीजन बार बार दोहराते रहें, सोशल मीडिया से पर्याप्त दूरी रखें, केवल काम की जो चीजें हैं उन्हें ही देखें, और 5 से 6 माह मेहनत करें। और मेहनत क्या सोच के करें, आप ये देखिए साथियों कि आप जो पढ़ रहे हैं ये आपको पढ़ने के पीछे कितने व्यक्तियों की आपसे आशा है, आपसे कितने रिश्तेदार, आपके कितने भाई बहन, आपके कितने मित्र, आपके कितने परिवार वाले और बुजुर्ग, संरक्षक, माता पिता, ये क्या है कि ये सभी अगर आप जॉब लगते हैं तो इन लोगों को कितनी खुशी होने वाली है। और दूसरा उल्टा सोचें कि अगर आप जॉब नहीं लगते हैं, ईमानदारी से मेहनत नहीं करते हैं, तो आप लोगों को क्या है कि आप लोग के कारण कितनी आत्माएं दुखी होगी। आपकी 6 माह की मेहनत के कारण लोगों की आत्माएं तो दुखी होनी है, आप स्वयं आने वाले भविष्य में कितने अवसाद में चले जाएंगे, कितनी कठिनाई आपको होगी और कितने मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये 6 महीने की जगह नहीं करोगे तो आपको जीवन भर मेहनत करनी पड़ेगी, और जीवन भर ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी जिससे क्या है कि हम 6 महीने की कर लेते तो आगे एक तो नेम फेम दोनों होता, प्लस अच्छी अपनी रेपुटेशन होती, और हम भी बहुत से अभ्यर्थियों को गाइड कर रहे होते हैं, जबकि स्वयं अवसाद में आ जाते हैं। तो यहां क्या है कि एक चीज ध्यान रखें अच्छे से कि 5 से 6 महीने आप सामान्य लोगों से कट जाएं। आपका केवल फोकस अपनी स्टडी पे होना चाहिए, और अपनी स्टडी के भी उन बिंदुओं पे होना चाहिए, टू द पॉइंट सिलेबस पे होना चाहिए। आपका सिलेबस देखा हुआ होना चाहिए, और सिलेबस को आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाएं। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि पीछे जो मैंने टॉपिक कर लिए हैं क्या मुझे वो याद है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको देखिए, एक रणनीति बनाते समय, मैं रणनीतियां समय समय पर वीडियो बनाता रहता हूं, और शेड्यूल भी मैं बना के भेजता रहता हूं टेलीग्राम पे। जो हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह के शेड्यूल होते हैं उसे आप घर बैठे फॉलो कर सकते हैं। उससे आपको ये पता होना चाहिए कि अगले 4 महीने में, 5 महीने में मैं सिलेबस को कितनी बार पढ़ दूंगा। ऐसे नहीं है कि पढ़ते जा रहे हैं, पता ही नहीं है कि सिलेबस कब पूरा होना है। सिलेबस में परीक्षा कब होगी और परीक्षा से पहले कितनी बार पढ़ चुका हूँ ये पता ही नहीं है। यानी क्या है कि अंधेरे में हम लट घुमा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। हमारे पास सिस्टमेटिक प्लानिंग होनी चाहिए, सिस्टमेटिक रणनीति होनी चाहिए। आप अगले 3 माह में क्या करने वाले हैं, आपके पास सबसे पहले तो 3 माह की रणनीति होनी चाहिए। और इन 3 माह में कम से कम ये मान के चलिए कि बहुत लेंथी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जैसा आपके पास अगर नहीं है तो आपका एक बार सिलेबस तो होना ही होना चाहिए साथियों। क्या होना चाहिए, आपका एक बार सिलेबस तो निश्चित तौर पे होना चाहिए। और अगर क्या है कि उसके बाद में रिवीजन कैसे होगा, ये भी आपको रणनीति आपके पास होनी चाहिए। बाकी मैं टेलीग्राम पर शेड्यूल डालूंगा टेस्ट सीरीज के हमारे, तो उससे क्या है कि आप फॉलो करके और आप आगे बढ़ सकते हैं। और आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक पे हमें बातचीत करनी है, किसी भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है, कहीं मैं मेरे अनुभव के द्वारा आपको आगे बढ़ने में मदद दे सकता हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप यहां अपने व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उस पर भी आप अपने क्या सुझाव दे सकते हैं कि इस टॉपिक पे बात की जाए, तो हम उस पर आपसे बात करेंगे और सभी साथियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। हमारा यही प्रयास रहेगा कि आप इस भर्ती में सफल हो और इससे ज्यादा आपको कुछ न देखना पड़े। फिर भी किसी भी तरह के क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मेरा प्रयास रहेगा मैं रिप्लाई करूं। बाई चांस रिप्लाई नहीं कर पाता, कॉमन क्वेश्चन होते हैं, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, ताकि क्या कि आप सभी साथी व्यवस्थित हो जाए। पर आप ये ध्यान रखें साथियों
कि हमें क्या करना है, हमें आज और अभी से तैयारी शुरू करनी है, तभी हम अच्छे से बन पाएंगे। आप कल पे मत छोड़ना, तैयारी को प्रारंभ कर देना और अच्छे से व्यवस्थित तरीके से तैयारी को करना। ठीक है, आज बस बातचीत का मकसद, क्योंकि ये आपके पदों का वर्गीकरण आया था, आपसे थोड़ी बातचीत करनी थी, तो ये बातचीत के लिए मैं आज आपके सामने आया। जय हिंद, वंदे मातरम।